चलिए आज हम सेकंड करते हैं फिर। फर्स्ट तो हो गया। सेकंड हाउस हमारा सर्वाइवल का भाव है। ये हमारे खान पान का भाव है। खान पान यानी कि जो भोजन हम करते हैं उसका भाव है। और भोजन मुख के द्वारा होता है यानी मुंह के द्वारा होता है। तो जो मुंह है वो भी हमारा सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। सेकंड हाउस एक प्रकार से पिछले जन्म का भगवान का आशीर्वाद है। जो आशीर्वाद भगवान का आप पिछले जन्म से इस जन्म में लेकर के आए हैं वो सेकंड हाउस हमें बताता है। अर्थात अगर वास्तव में आपने भगवान की भक्ति की है, पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए हैं, तो उन अच्छे कार्यों से जो ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है उसी की ताकत से दूसरा भाव बनता है। ये जो दूसरा भाव है जिसे अक्सर हम कुटुंब भाव भी कह देते हैं या आपके कुणबे का, आपके परिवार का भाव, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सभी लोग इसमें शामिल हैं। वो परिवार जिसे कुटुंब कहा जाता है वो भी सेकंड से ही देखा जाता है। परिवार का स्टेटस, परिवार से आपको मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब सेकंड हाउस से ही पता चलता है। आपकी कुंडली में धन कमाने की ताकत कितनी है ये बात भी सेकंड हाउस ही बताता है। इसीलिए इसको धन का भाव भी कहा जाता है। इन सभी कारणों से खुद की किस्मत यहीं से देखी जाती है। खुद की किस्मत का तात्पर्य यह है कि आप पैदा ही इतने अच्छे घर में हो गए। जब आप अच्छे घर में पैदा हो गए तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की, संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर यदि हम ऐसे घर परिवार में पैदा हुए जहां के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं है, तो हमारे जीवन का संघर्ष फिर वहीं से आरंभ होगा। तो वो सब सेकंड हाउस से पता चलता है। ये आपके ससुराल के मकान को भी दिखाता है। आपके ससुराल के मकान को दिखाता है। जैसे पहला भाव आपके घर की चार दीवारी को दिखाता था, इसी प्रकार से आपके ससुराल का मकान। अब यहाँ पे ससुराल का मकान का मतलब मुझे जो समझ में आता है वो ये है, ये नहीं कि भाई आपका ससुराल का मकान छोटा है बड़ा है, बल्कि इससे ये पता चलता है आपका ससुराल की हैसियत क्या हो, उनका रुतबा कितना बड़ा हो। इसलिए लाल किताब पुरुष की कुंडली में दहेज मिलना, तो दहेज कितना मिलेगा, दहेज को आप गिफ्ट से भी जोड़ सकते हो। यानी कि ससुराल की तरफ से धन, गिफ्ट्स या दहेज को जो मर्जी कह लो आप, वो कितना मिलेगा ये भी सेकंड भाव ही हमें बताएगा। आप कमाने के बाद कितना बचा पाते हो ये भी सेकंड हाउस ही बताता है। इसीलिए इसे बचत का घर भी कहा जाता है। बरकत का होना ना होना इस भाव पर काफी हद तक निर्भर करता है। यानी कि अगर इस भाव में गड़बड़ियां हो जाएंगी तो मामला बिगड़ जाता है। तो लोग कमाते हैं, खर्चा हो जाता है, पैसा नहीं बचता है। ये वो भाव है जो हमें मोहग्रस्त बनाता है। ये वो भाव है जो हमें इस संसार की मोह माया से जोड़े रखता है। ये वो भाव है जो आपकी सेकंड मैरिज को दिखाता है।
बहुत सारे लोग अक्सर यूट्यूब पे तो बहुत पूछते हैं जी सेकंड मैरिज कहाँ से देखें। तो लाल किताब ने वैसे इसको कैसे लिखा है? लाल किताब कहती है बुढ़ापे का इश्क, अर्थात जो एक लेटर एज के अंदर, मतलब एक 40 साल की उम्र के बाद जो नया इश्क पैदा हो जाए, बुढ़ापे का इश्क। तो उनका समझाने का मतलब ही ये था कि पहली मैरिज किसी कारण से भी खत्म हो गई, अब व्यक्ति दूसरी मैरिज की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सेकंड मैरिज का भाव भी है। हाँ, कुछ लोगों का बुढ़ापे में भी इश्कबाजी हो जाती है, तो वो भी सेकंड हाउस की खराबी या अच्छाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको क्या मानते हो, पर ये उस बात को दिखाता है। इवन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अच्छा वैदिक ज्योतिष में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अष्टम भाव से आते हैं, तो थोड़ा जिन्होंने थोड़ा बहुत वैदिक ज्योतिष पढ़ा हो वो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे दूसरा भाव जिम्मेवार है। ये हमें ससुराल का मकान ही नहीं बताता, बल्कि ससुराल से हमारे संबंध कैसे रहेंगे वो चीज भी सेकंड हाउस ही बताता है। मंदिर यानी कि टेम्पल, यानी कि धर्म स्थान, जो हम घर से बाहर मंदिर में जब जाते हैं, तो कुछ लोग आपने भी देखा होगा या हम में से कोई होगा जो डेली मंदिर जाता है, कोई ऐसा होगा जो हफ्ते में एक बार जाता है, कोई महीने में एक बार जाता है और कोई जाना ही पसंद नहीं करता। ये बात भी सेकंड भाव से ही पता चलती। सेकंड भाव उन पौधों का भी है जो शाखाओं के द्वारा उगते हैं। जैसे मनी प्लांट का पौधा हो गया, शाखा का मतलब आप गुलाब का पौधा हो गया, डंडी काट करके उसकी कलम लगा करके रोप देते हैं, शाखा काट करके रोप देते हैं। केले का पेड़ हो गया, जो भी शाखाओं के द्वारा, पुदीना हो गया, पुदीने को उठाओ और जड़ बना देते हैं। ये सारे पौधे जो होते हैं जो शाखाओं के द्वारा कल्टीवेट किए जाते हैं, वो सभी के सभी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। वास्तु में उत्तर पश्चिम दिशा ये सेकंड हाउस पे आती है। जैसे फर्स्ट भाव से हम पूर्व दिशा देखते थे, इसमें हम उत्तर पश्चिम दिशा देखते हैं। जो उत्तर पश्चिम दिशा होती है इसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं, नैऋत्य कोण भी कहते हैं। और इस दिशा का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है। सर नैऋत्य या वायव्य? गुरुजी वायु है, सॉरी हाँ, वायु। सॉरी सॉरी हाँ ठीक ठीक सर जी। सॉरी, पश्चिम आ गया ना, सॉरी, वायु, वायु आ जाएगी। इसका जो है देवता जो है वो वरुण देवता है, जो कि जल देवता होते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा इस दिशा का स्वामी होता है। यही कारण है कि चंद्रमा सेकंड हाउस में उच्च के हो जाते, एग्जॉल्टेड होते। तो लाल किताब कहती है किसी व्यक्ति का चंद्रमा अगर सेकंड भाव में है तो वो उच्च का माना जाएगा। अब ये तो चीजें थी, मेन मेन चीजें जो आपको सेकंड हाउस से बताई, पर इसमें सब में से ज्यादा प्रमुख है, जिसके पीछे की हमारी लाइफ की सफलता टिकी हुई है, वो है आपकी वाणी, बातचीत करने का तरीका, आपका
कम्युनिकेट करने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सभी के सभी सेकंड हाउस से ही आती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा आगे चल करके कि ये सेकंड हाउस से जो हम वाणी की बात कर रहे हैं, इसके पीछे सफलता कैसे जुड़ी हुई है। जब आप आगे पढ़ोगे, जब आप कुंडली के 10वें भाव पर पहुंचोगे, तो 10वां भाव हमारी सफलता का भाव होता है, हमारी सक्सेस का भाव होता है, हमारी एनर्जी का, हमारे नेम फेम का भाव होता है। जब 10वें भाव से आगे 5 नंबर तक गिनेंगे, तो आपका कुंडली का सेकंड हाउस आता है। यानी कि आपकी सफलता के पीछे, नेम फेम के पीछे आपका कम्युनिकेशन, आपकी वाणी बहुत हद तक जिम्मेदार। तो जो लोग जीवन में कामयाब होना चाहते, जो लोग सफल होना चाहते, जो लोग नाम कमाना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन में इस सेकंड हाउस को ठीक करना होगा। सेकंड हाउस में वाणी का मतलब वो चापलूसी बातों से नहीं है केवल, कि मीठा बोलने का मतलब मीठी मीठी बात करते रहो। सेकंड हाउस में वाणी का मतलब है कि आप जो भी प्रॉमिस कर दो, वो प्रॉमिस टाइम से पहले फुलफिल कर दो। क्योंकि आपने किसी को वर्बली प्रॉमिस कर दिया है, जबान से प्रॉमिस कर दिया है, आप उनकी अपनी बात पर कितना टिके रहते हो। ये मैटर नहीं कि आपकी आवाज बारीक है या सुरीली है या फटेबाज की तरह है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपनी बातों को सच्चाई से कैसे रखते हैं। इसीलिए लाल किताब इस भाव के बारे में कहती है, अपनी नेक कमाई से कमाया हुआ धन वो सेकंड के अंदर आकर के बचत का रूप लेता है। अपनी नेक कमाई, रिश्वत की कमाई नहीं, 2 नंबर की कमाई नहीं, या दूसरों का दिल दुखा करके कमाई हुई कमाई नहीं। कमाई के बहुत सारे रास्ते। ज्योतिष में 12 भाव हैं और 12 ही तरीके हैं जो जीवन के अंदर पैसा कमाने के। अगर किसी का दिल दुखा करके कमाई करोगे, रिश्वत की कमाई होगी, वो तो छठे भाव से आएगी। जब छठा भाव आएगा जब बताएंगे। पर जो नेक कमाई है, यानी जो कहा वो कर दिखाया, वो नेक कमाई आपकी वो ही वाणी। जब हम बहुत ज्यादा अब्यूसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कर्कश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंसा केवल शरीर से नहीं होती, हिंसा शब्दों के साथ भी होती है। कुछ लोग प्रयास करते हैं ऐसी बात बोल दूं कि सामने वाले को मिर्च लग जाए। जब मिर्च लग जाती है तो कहते आ, अब आया मजा, है ना, आज याद करेगा किससे पाला पड़ा है इसे क्या पता हम इसके रिश्ते में बाप लगते हैं। इसने एक बात बोली, हम 10 सुनाएंगे, और ऐसी सुनाएंगे याद रखेगा, इसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। अगर ऐसी सोच है तो निश्चित रूप से उसको अपने ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसकी सफलता का ग्राफ डाउन हो जाएगा, नेम फेम डाउन हो जाएगा। वो अपने रास्ते की स्वयं रुकावट है। इसीलिए इसको खुद की किस्मत कहा। खुद की किस्मत का मतलब इसमें किसी और का कोई इंटरफेयर नहीं है। बहुत सारे लोग लकी इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी किस्मत के पीछे उनका माँ बाप, उनका खानदान जिम्मेवार होता है। उनके पास रुपया करोड़ों रुपए में होता है। मेरे पास एक सज्जन आते हैं जिनके गुड़गांव के अंदर 10 लाख रुपए महीने की रेंटल इनकम आती है। तो अब हर आदमी क्या कहेगा, यार यू आर सो लकी। बट एक्चुअल इज नॉट लकी गाय, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कमाता।
और वो इस बात को लेके बड़ा परेशान है कि मैं खुद कुछ नहीं कमाता हूं, पैसा तो घर में बहुत आ रहा है, महीने का कोई कमी नहीं, नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब है, और हर आदमी बोलता है यू आर लकी गाय। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, अपनी खुद की किस्मत और माँ बाप के द्वारा दी गई, खानदान के द्वारा दी गई किस्मत, या किसी के द्वारा उधार दी गई फ्री फोकट की किस्मत में ये अंतर है। अर्थात अपनी जबान से, अपने प्रॉमिस से, अपने अच्छे संस्कारों से, अपनी नेक कमाई जो करते हो वो आपकी खुद की किस्मत लिखती है। तो तीन चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाणी, आपका खान पान, और आपका धन कैसे आता। इन तीन चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब आप इन पर वर्कआउट करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक दसम भाव सुधरने लगता है। देखो कमाल का सूत्र, लाल किताब का एक बड़ा प्यारा सूत्र है। जैसे जैसे दूसरा भाव आप ठीक करते चले जाते हो, दसवां भाव सुधरने लगता है, और जब दसवां भाव ठीक करने लग जाते हो तो दूसरा सुधरने लगता है। अब बड़े इंटरकनेक्टेड कनेक्शंस हैं। लोग कहते हैं भाई हर भाव को ठीक करना है, हर ग्रह को ठीक करना है। नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं उनको करोगे तो उसके साथ ही अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाती है। अब चलो, ये तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई। अब इसको देखते कैसे, सेकंड हाउस को। तो सेकंड हाउस को देखने का तरीका है कि जो दूसरा भाव है ये शुक्र की जमीन है, और इस पे बना हुआ मकान गुरु का है। तो इसका मतलब दूसरा भाव दो ग्रहों से बना है, एक शुक्र से, एक गुरु से। बहुत आसान तरीका आपको समझा रहा हूं सेकंड हाउस को समझने का। सेकंड हाउस बहुत बड़ा कंफ्यूजन देता है। लाल किताब ने इसे मरण का दरवाजा भी बोला है। मरण का दरवाजा इसलिए बोला है कि यही भाव है जो मरवाता आदमी, यही भाव है जो बार बार पिटवाता है, यही भाव है जो इंसान को बीमार करवाने के पीछे जिम्मेदार है। वो आगे बताऊंगा कि मरण का दरवाजा कैसे हो जाता है। और उल्टा सीधा धन कमा लिया तो रात को नींद नहीं आने देता, तो यही भाव है। तो अभी तो आपने ये समझना है कि गुरु और शुक्र, ये दो ग्रह मिलकर के सेकंड हाउस को बना रहे हैं। और यहां पर चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं सेकंड हाउस में, जो मैंने आपको बता दिया। तो चंद्रमा का भी बड़ा अहम रोल है सेकंड हाउस के अंदर। अब इसको देखने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि कुंडली में सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें कौन सा ग्रह बैठा है। सूरज से लेकर के चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कौन सा बैठा है? तो गुरु और शुक्र को छोड़ करके जो भी ग्रह होगा वो यहां पर किराएदार के रूप में होगा। पर किराएदारों में कोई ग्रह इस भाव में आ जाए, यहां झगड़ा नहीं होता। यानी कि सभी ग्रह शुभ फल देते हैं यहां पर जब मैं ये बात कह रहा हूं कि सभी ग्रह शुभ फल देते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। वो टर्म्स कंडीशंस क्या है? सभी ग्रह जब ही शुभ फल देंगे जब कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों शुभ होंगे, अर्थात सही होंगे। अगर वो गड़बड़ा गए
फिर ग्रह जो किराएदार है वो अपनी मर्जी का मालिक खुद है, फिर वो जो चाहेगा वो अपने हिसाब से करेगा सेकंड हाउस में। इसलिए कई बार आप लोग देखेंगे, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, किसी की कुंडली में राहु सेकंड हाउस में बैठा होगा, तो ऐसी अगर 3 कुंडलियां मिल जाएं जिनके सेकंड हाउस में राहु बैठेगा, तो आप बड़े हैरान होंगे ये जान करके कि तीनों का राहु अलग अलग परिणाम दे रहा है। आप समझो बात को। एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, खान पान। जब भी कोई ग्रह सेकंड हाउस को डिस्टर्ब करेगा, वो आपका के खान पान को बिगाड़ने का काम करेगा। राहु जंक फूड का, नॉन वेज का, एडिक्टिव खाने का ग्रह माना जाता है। एडिक्टिव जैसे तंबाकू का सेवन हो गया, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, नॉन वेज खाना, नशे की चीजें खाना, नशीला भोज्य पदार्थ का सेवन करना, ये सब राहु की देन है। और तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका राहु सेकंड में होगा, और वो इनमें से कोई सा भी ऐसा भोजन नहीं करता होगा। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे 100% आप कहेंगे सर अप्लाइड, नॉन वेज भी खाता है, ड्रिंक भी पीता है, गुटखा भी खा लेता है, तंबाकू भी चबा लेता है। और तंबाकू तो या गुटखा तो मुंह में हमेशा बना ही रहता है। तो सेकंड हाउस का राहु जी बिल्कुल सही काम कर रहा है। नहीं, ये सेकंड हाउस का राहु काम नहीं कर रहा। आप उसकी कुंडली में जब आप डीपली स्टडी करेंगे, तो पाएंगे कहीं ना कहीं इसका गुरु और शुक्र बिगड़े हुए हैं, वो शुभ नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका राहु सेकंड में बैठा है, वो बड़ा सात्विक भोजन करते हैं, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाते। उनसे बच्चों कब खाया था, कहते हमने जीवन में कभी खाया ही नहीं। गुटखा खाते हो, नहीं जी बिल्कुल नहीं खाया। जंक फूड तो खाते ही होंगे, मैगी बर्गर, वो भी नहीं खाते जी हम तो एकादशी का व्रत भी रख लेते हैं। अब आप हैरान, फिर राहु क्या कर रहा है? क्या राहु का असर 100% खत्म हो जाएगा? तो मैं कहूंगा नहीं, 100% कम या खत्म नहीं होगा। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर वो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है। क्या वो एडिक्शन नहीं देगा? वो एडिक्शन देगा, और वो एडिक्शन ऐसा दे सकता है खान पीन का, जिसको हम कहते हैं यार चलो ये तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं। जैसे उसको चाय पीने की आदत डाल देगा, तो वो आदमी 3 बार 4 बार 5 बार चाय पी लेगा। है, फिर वही वाली बात है, बोला क्या कर रहे हो, बोला कुछ भी नहीं, बोला तो चाय बना लो। बोला खाना खा लिया, तो बोला चाय बना लो। अरे यार आज तो कुछ खाया ही नहीं, क्या करें, बोला चाय बना लो। अरे मेहमान आ गया, बोला चाय बना लो। अरे आज कोई भी नहीं आया, चाय बना लो यार, खाली बैठे चाय पी लो। कुछ कर रहे हैं, हाँ हाँ यार मैं तो राइटिंग का काम कर रहा हूँ, गुरुजी के नोट्स बना रहा हूँ। बोला क्या करें, बोले चाय बना लो। कुछ कर रहा हूँ तो भी चाय बना लो, कुछ नहीं कर रहा हूँ तो भी चाय बना लो। तो फिर उनके साथ ऐसा कुछ पाल के बैठ जाते हैं, जिनको अक्सर लोग इतना बुरा नहीं मानते, जबकि वो भी कहीं ना कहीं एडिक्शन के तो शिकार हैं। चाहे वो कॉफी के हैं, चाहे चाय के हैं, या एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हैं। उनके दिमाग में जो है ग्रीन टी पीना है तो ग्रीन टी के पीछे पड़ जाएंगे हाथ पैर धो के, है, या उनके दिमाग में किसी ने बिठा दिया अनार का जूस पीना है, तो बस फिर अनार के जूस के पीछे लग जाएंगे। तो कहने का मतलब, कुछ ना कुछ एडिक्शन, बट डिपेंड्स ऑन placement of Jupiter and Venus and the power of Venus and Jupiter। आपको पॉइंट समझ में आया?
अगर शुभ ग्रह है वो इतना वैसे ही प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। जैसे चंद्रमा बैठा है, ये तो अच्छा है, शौकीन बना देगा अच्छे अच्छे खाने का, घूमने फिरने का। फिर वो कहेगा ऋषिकेश की मैगी खा के आऊंगा, मैं फलाने का ये खा के आऊंगा, मैं ओम स्वीट्स का डोडा खा के आऊंगा, बस उसकी ऐसा टेस्ट हो जाएगा। पर कहने का मतलब वो ज्यादा अशुभता नहीं देता। तो यहां समझाने का मतलब ये था कि सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह की शुभता और अशुभता आपके गुरु और शुक्र की ताकत पर निर्भर करती है, ना कि उस प्लेनेट के अपने नेचर पर। अन्य भाव में तो क्या होता है, ग्रह अपना फुल फ्लैश अपना जो भी किराएदार बन के आता है तोड़फोड़ कर लेता है या अपना असर दिखा देता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए आप लोग फिर क्वेश्चन लिखने लग गए, तो वो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा अभी, है ना, कि सातवें में शुक्र बैठा है कि सेकंड में क्या बैठा है। प्लीज अभी फोकस ऑन सेकंड हाउस। आप स्किप ना करें, है ना, रस्सा कूदने का काम ना करें कि अभी तो मैं दूसरे पे हूँ, चौथे पे पांचवे, ऐसे ना पहुंचे। इससे आप सीख नहीं पाएंगे। जो टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं ना, वो यूनिक टेक्निक है। ये मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ। हमारी इस क्लास में 60% प्रैक्टाइज्ड एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं। बड़े बड़े उन्होंने डिग्रियां छाप रखी हैं। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई टैरट कार्ड रीडर है, कोई वैदिक रीडर है, कोई फलाना है, उनको भी नहीं पता। और अगर पता होगा तो मेरा ही यूट्यूब पे देख करके उनको ये चीज समझ में आई, अदरवाइज उनको कहीं से नहीं मिली। इसलिए कह रहा हूँ फोकस हो जाओ, आप इत्मीनान रखो, हर चीज आ जाएगी। आपको एक एक पार्ट अध्ययन करना बता रहा हूँ, एंजॉय करो उस चीज को, है ना। तो ये गुरु और शुक्र के हालात को आपने जज करके सेकंड हाउस से आपने काउंट करना है। अब प्रश्न उठता है कि इन दो ग्रहों को ऐसा क्यों प्रतिनिधित्व दिया। गुरु जो है उसे लाल किताब कहती है ये गुरु का आशीर्वाद है, और गुरु का आशीर्वाद यानी कि भगवान का आशीर्वाद। तो सेकंड हाउस को ऐसे समझो ये भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए गुरु को प्रतिनिधित्व दिया गया। भगवान का आशीर्वाद ही तो डिसाइड करेगा कि आपको कैसे घर में भेजना है, किस तरह के परिवार में भेजना है। क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। अर्थात पहली क्लास से लेकर के पांचवी तक की जो कक्षाएं हैं वो आपके सेकंड हाउस से देखी जाती है। और हमारी पहली गुरु जो है हमारी माँ होती है। यानी कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, पहली शिक्षा हमें माँ ही देती है, कैसे कपड़े पहनने और कैसे खाना खाना है। बेसिक नीड्स जो मनुष्य की हैं, बेसिक काम जो डेली रूटीन के हैं, वो कैसे करने ये माँ के द्वारा सिखाए जाते हैं। इसलिए चंद्रमा यहाँ पर माँ है, इसलिए वो उच्च का है। तो सेकंड हाउस हमारा इस बात को डिसाइड करता है कि माँ का प्यार हमें कितना मिले। पॉइंट समझ रही हो, माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ की शिक्षा। इसलिए वो किस्मत हमें बताती है कि आपको माँ कैसी मिली है, आपको खानदान कैसा मिला है, आपको कुटुंब कैसा मिला है। और लड़के की कुंडली में तो सेकंड भाव की जब दशा चलती है तो वो विवाह होने का योग भी माना जाता है, क्योंकि वो उसका परिवार है ना। एक लड़की को अपने परिवार में ले आया तो पारिवारिक सदस्य बढ़ गया उसका, यानी कि उसके कुटुंब में, उसके खानदान में एक आदमी प्लस हो गया। तो सेकंड हाउस
आपको प्लस करने में यकीन रखता है, ये शरीर को भी प्लस कर देता है, ये भी ध्यान रखना। अगर गुरु ग्रह कहीं पर भी गड़बड़ी का शिकार हो जाए कुंडली के अंदर, तो आपको खान पान संबंधी आदतें बिगाड़ देता है, जिससे लीवर की समस्या, डाइजेशन के इश्यूज खड़े हो जाते हैं और हमें रोगग्रस्त बनाने का कार्य हो जाता है। शुक्र, जिसे कि कहा गया है खुशी, आनंद, और पुरुष के अंदर शुक्र धातु, वो शुक्र ग्रह से देखी जाती है। अगर आपके ये दो चीजें बहुत अच्छी हैं कुंडली में, यानी पुरुष में शुक्र धातु, शुक्र धातु को आप ऐसे समझो ओज शक्ति, अगर उसकी ओज शक्ति अच्छी है और भगवान का उसका ऊपर आशीर्वाद है, यानी कि उसके गुरु का उसका आशीर्वाद है, तो उसे धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। धन ऑटोमेटिक उसके पास आता है, बचत ऑटोमेटिक उसके पास होती है, और ऑटोमेटिकली वो शुद्ध से शुद्धतम खाना खाने में यकीन करता है। उसका कॉन्शियस उसको बताता है कि कौन सा खाना मेरे लिए शुद्ध है या अशुद्ध है, उसकी बॉडी उसको सिग्नल देती है। मैक्सिमम लोगों का बॉडी का सिग्नल फेल होता है, वो बॉडी पता ही नहीं, बस भूख लगी है खाना खा लो, दोपहर हो गई अब खाना खा लो, घड़ी में 2 बज गए खाना खा लो, अब शाम हो गई कुछ खा लो, फिर रात हो गई कुछ तो खा लो, दोस्त आ गया कुछ खा लो, खाली बैठे हैं कुछ खा लो। तो कुछ खा लो कौन बता रहा है? ये बॉडी बता रही है? बिल्कुल नहीं बता रही। अंदर से तो आवाज ही नहीं आ रही है कि कुछ खाना है कि नहीं खाना है, वो खुद ही कर रहा है। तो जो सिग्नल सिस्टम है ये फेल है। गुरु और शुक्र ये दो बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह हैं हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स के मामले में, और ये गड़बड़ हो जाते हैं तो हमारा हार्मोन लेवल गड़बड़ा जाता है। महिलाओं में जितने भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, या तो इन दो ग्रहों के खराब होने से होते हैं या कुंडली के सेकंड हाउस के खराब होने से होते हैं। देखो मैंने बड़ा आराम से क्रिस्टल क्लियर आपको बता दिया कि किस तरीके से ये चीज देखी जाती है। गुरु का संबंध भक्ति भाव से है, मंत्र से है, ज्ञान से है, विजडम से है, और शुक्र का संबंध आपके जीवन में होने वाले प्रेम से। तो ये दो चीजों की लैकिंग आपको मरण के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में सेकंड हाउस को मारक भाव का, पर लाल किताब इसे मारक भाव नहीं कहती बल्कि इसे मरण दरवाजा कहती है। अब बात शब्दों का अंतर है, बात एक ही है, कहने का मतलब। और वहां पर भी मतलब यही है कि सेकंड हाउस के साथ तुम गड़बड़ी करोगे तो फंसोगे। ये मरण के दरवाजे तक पहुंचा देता है ये, है ना। जितनी भी मार पिटाइयां होती हैं, पिटाई हो जाती है ना, लात घुसे पड़ जाते हैं, तो उल्टा सीधा बोलने पर ही पड़ जाते हैं ना। किसी को उल्टा सीधा बोल दो, गाली गलौज कर दो, है तो फिर वो पीट पाट देते हैं। तो पिटाइयां जो होती हैं झूठ बोलने से, गलत बोलने से, गाली गलौज करने से, इनसे हो जाती है। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को? कोई पॉइंट ना समझ में आया, सिर्फ पॉइंट जो अभी तक मैंने समझाया ना समझ में आया हो तो हैंड रेज करेंगे, अदरवाइज ये नहीं कि फलाना ग्रह फलाने भाव में बैठा है तो उसका मैं जवाब नहीं। हाँ सुमीर जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक पीछे अभी आपने एक पॉइंट बोला था, सभी ग्रह सेकंड हाउस में सॉरी हाँ, सभी ग्रह सेकंड हाउस में शुभ देते हैं, लेकिन अगर गुरु और शुक्र कमजोर हो जाते हैं तो वो वैसा फल नहीं देते। बिल्कुल, फिर वो राइट, अपने नेचर के अनुसार फल देंगे। एग्जैक्टली। और आपने उस एक साथ में एक और बात बोली कि जो
किराएदार होगा, हाँ, जो वो मैंने पॉइंट लिखा हो, अब मेरा जो किराएदार होगा उसका भी प्रभाव में फर्क आ जाएगा, वो नहीं अपना काम चलाएगा वहां पर। हाँ, किराएदार इज जस्ट देयर, लेकिन असली गेम गुरु और शुक्र चलाएंगे, किराएदार का इतना प्रभाव नहीं है। हाँ, अगर देखिए सिंपल सी बात है सुमीर जी, हम्म, आप अपने शहर में ऐसे मकान को किराए पे लीजिए जिसका मालिक थोड़ा सा तगड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा हो, है, जिसके पास 8-10 गुंडे हो, पैसा हो, पुलिस भी उसकी सुनती हो, तो आप किराया लेट करोगे, टाइम से दोगे? टाइम से दूंगा। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि वो करने वाला क्या है। अब किसी को पता चल जाए शरीफ सा आदमी है, वो कहते हैं वो कोई बात नहीं बाबूजी, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, एक हफ्ते के बाद दे देंगे, 10 दिन के बाद दे देंगे, तनख्वाह नहीं मिल रही है, फलाना नहीं मिल रहा है, अपनी मर्जी से रंग पेंट कर लेंगे, किसी दीवार का कलर कुछ उठा के कुछ कर देंगे। अब पता है ये बॉस टाइप के आदमी का घर है, तो वो तो बड़ा प्यार प्यार से पोछा झाड़ू लगा लगा के रगड़ रगड़ के साफ करके रखेगा घर को, कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बस ऐसा ही ज्योतिष, ग्रहों का मनोविज्ञान वही है जो मनुष्य का है। मनुष्य को अगर हम समझ लेते हैं, समाज को हम समझ लेते हैं, रिश्ते नातों को समझ लेते हैं, तो हम ज्योतिष के ग्रहों को भी समझ लेते हैं। ये हम लोगों का ही रिफ्लेक्शन है प्लेनेट, या उल्टा कह लो हम ग्रहों का ही रिफ्लेक्शन है, हम मनुष्य। जो ग्रह जहां बैठा है उसकी स्टडी करके हम बताते हैं ये मनुष्य कैसा हो गया, ये प्राणी कैसा हो गया धरती लोक पे, यही हम स्टडी कर रहे हैं बस। अब यहां पर जो मालिक होगा, अगर वो ताकतवर है, तो किराएदार की क्या हिम्मत है जो अपनी गड़बड़ी करके दिखा दे। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, जहां पर सेकंड हाउस का राहु इंसान को जबान के मामले में गाली गलौज करवाता है, गंदे से गंदा बुलवाता है, उल्टा सीधा खाना खिलवाता है, तो दौलत के मामले में वो कहता है मुझे पैसा चाहिए, कहीं से भी ले आओ, कैसे मर्जी आओ, मुझे परवाह नहीं। पर अगर गुरु और शुक्र अच्छे हैं तो वो राहु को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर अब परिभाषा बदल जाएगी। फिर ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखोगे तो आप क्या कहोगे, आप अच्छे से अच्छा, मीठे से मीठा बोलने की कला जानते हैं। राहु सेकंड में बैठा होगा, वो कहेगा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और वो बना बना करके बात जो ऐसी ऐसी बताएगा ना, आप हैरान हो जाओ। खान पान का तो बता ही दिया मैंने। धन के मामले में भी काफी हद तक वो बड़ा प्रॉमिसिंग, यानी उल्टे सीधे धन कमाने में उसका यकीन नहीं होगा। आप उसे 2 नंबर की कमाई का ज्ञान नहीं दे सकते, वो नहीं मानेगा आपकी बात को। तो ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? ऑटोमेटिक इनडायरेक्टली गुरु और शुक्र के हाथ। दैट्स ए सीक्रेट, ये सीक्रेट पॉइंट है, और लाल किताब पढ़ाने वाले भी नहीं बताते, वैदिक वाले भी नहीं बताते, उलझा के रखा हुआ है। सेकंड में सूरज बैठेगा तो ये होगा, चंद्रमा बैठेगा तो ये होगा। आप एक तरह की 4-5 कुंडली लगा के देख लो, अगर एक जैसे रिजल्ट सभी के आ जाए तो मैं गारंटी लेता हूं आ ही नहीं सकते। आप मंगल का उदाहरण ले लो, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, मंगल सेकंड हाउस के अंदर बैठा होगा, ऐसे 5 कुंडलियां उठा लो जिसके मंगल सेकंड हाउस में बैठे, कोई तो आपको महाडरपोक मिलेगा, कोई आपको इतना लड़ाकू मिलेगा, बात बात पे झगड़ा कर लेगा आपसे, कोई बहुत उल्टा सीधा खाने पीने वाला मिल जाएगा। आप कहेंगे ये मंगल कर क्या रहा है यार, एक आदमी का ये रिजल्ट दे रहा है, दूसरे का ये रिजल्ट दे रहा है। और कमाल की बात, तो लाल किताब में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप नवमांशा चार्ट में चले जाएं या दसमांशा में चले जाएं। अच्छा एजुकेशन देखनी है तो D24 चार्ट में चले जाएं। अगर आपको बीमारियां देखनी है तो D30 चार्ट में जाकर के बहुत ही फाइन वहां से ट्यून करके उन चीजों को उठा के ले आएंगे। वो आपके पास लाल किताब में ऑप्शन नहीं है। तो लाल किताब में ये सीक्रेट फार्मूला है जो मैं सर, आपको बता इसके ठीक अंदर ये बिल्कुल फर्स्ट भाव से एक कॉन्ट्ररी चीज मेरी समझ में आई।
फर्स्ट भाव ने हमने ये कहा था जो ग्रह बैठ जाए सत्ता उसकी चलेगी, लेकिन सूरज और मंगल को हम देखेंगे, लेकिन जी, यहाँ पर सत्ता का कंट्रोल ही गुरु और शुक्र के हाथ में है। पहला भाव सिंहासन है, सेकंड हाउस सिंहासन नहीं है। आपको ताकत, इंसान को ताकत कब मिलती है? जब पद मिल जाता है। अचानक से आपको कह दिया जाए आप हमारे जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए हो, तो जो मोहल्ले वाले आपको देख करके सैल्यूट नहीं मारते थे, वो भी सैल्यूट मारेंगे कि साहब आप तो एसपी साहब हो गए हैं अब तो, है ना, अब इनसे तो बना के रखो, कहीं नाराज हो गए, कहीं मामला ना गड़बड़ा जाए। समझ रहे बात? और अचानक से कह दो आप साधु हो गए हो, तो जो नमस्ते मारते थे वो भी ना मारेंगे, अब तो हो ही गया साधु, अब तो इसमें दम ही क्या बचा है। अब तो ये पहले ही बेचारा कुछ नहीं कहेगा। समझ रहे बात को? तो ये दुनिया जो है आपको पद से जानती है, आपको पोस्ट से जानती है, आपको पोजीशन से जानती है, वो उसके हिसाब से व्यवहार करती है। ठीक है ना? थैंक यू तो ऐसे वो कुंडली का सिंहासन है, ये कुंडली का सिंहासन नहीं है, ये तो माँ का घर है, माँ का आंचल है। यहाँ तो माँ का प्यार छिपा है। इसलिए माँ ही जो होती है पहली गुरु है, जो खाना पीना सिखाती है और बच्चों की अच्छी आदतें डेवलप करती है। हाँ, अंकुश। गुरुजी प्रणाम। आपने गुरु और शुक्र के बारे में बोला कि उन पे डिपेंड करता है सेकंड हाउस। तो अगर चंद्रमा यहाँ पे उच्च होता है सर, अगर चंद्रमा का कोई दुश्मन जैसे केतु यहाँ पे बैठ जाता है, तब भी वो उस घर को नहीं, इफेक्ट चंद्रमा, डालेगा? आप चंद्रमा का दुश्मन वाली बात छोड़ दो। वो अच्छा, था सिर्फ कि चंद्रमा सेकंड हाउस में जब आएगा तो उच्च का है। ओके। अगर केतु सेकंड हाउस में आएगा तो शुक्र और गुरु चेक करेंगे ना। अच्छा, तो और खाने पीने की एडिक्शन क्या देता है सर केतु? गुरु और शुक्र डिसाइड करेगा, सब कुछ उन्हीं के हाथों में, बाकी उन्हीं के हाथ में है। ठीक। ठीक, थैंक और केतु राहु से अलग हटके काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। लाल किताब के अनुसार जैसा राहु वैसा केतु, और जैसा केतु वैसा गुरु। चलो, थैंक यू। ये आगे पता चलेगा। हाँ, श्रीवास्तव साहब। Namaskar, Guruji. नमस्कार, नमस्कार। You said Jupiter and Venus are to be considered, their position is to be considered to determine whether second house is good or not. Suppose Jupiter is good, but Venus is not good, is not well placed. Then how to read the second house? हाँ, यस। Uh, जो जो चीजें मैंने, or ulta, जो Venus is good and Jupiter is not good. I'm just seeing a situation where one सिंपल of them is not good. सिंपल मैंने एक बात कही है, वीनस इज ए हैप्पीनेस, वीनस इज योर इनर हैप्पीनेस। इफ वीनस इज नॉट सो गुड, मीन्स हैप्पीनेस गायब। जब हैप्पीनेस गायब है तो अगर हम धन भी कमाएंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे, हमें लगेगा हमारा जीवन जस्ट लाइक ए मशीन हो गया है। दूसरी बात, हम अपनी कमाई हुई दौलत को एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर वीनस हमारा गड़बड़ हो गया। वीनस गड़बड़ होने से मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी लिखवाई हैं, जैसे मोहग्रस्त होना। तो मोहग्रस्त व्यक्ति बहुत ज्यादा हो जाता है शुक्र के खराब होने से। मोहग्रस्त का मतलब है कि परिवार के किसी सदस्य से बहुत ज्यादा डीपली अटैच हो जाता है और उल्टा उसको उससे कुछ मिलता नहीं है, इमोशनल डेंट लगता है। ये होता है वीनस के खराब हो जाने से। सेकंड बात जो मैंने आपको बताया, ससुराल, ससुराल से आपका संबंध क्या है, संबंध कैसा रहेगा। वीनस अगर गड़बड़ा जाएगा, यानी कि आपकी वाइफ नहीं चाहती कि आपके संबंध आपके ससुराल से अच्छे रहो, तो वो कैसे अच्छे होने देगी। जब तक लड़की अपने पेरेंट्स को ये नहीं कहेगी कि ये आदमी बहुत अच्छा है, तो लड़की के पेरेंट्स उस दामाद की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे।
अब वो रोज फोन करके कहेगी ये तो बड़ा ही गधा टाइप का आदमी मिल गया, तो क्या रेस्पेक्ट करेगा? कोई नहीं रेस्पेक्ट करेगा उसकी। उसका साला कहेगा मिलने दे, रास्ते में पीटूंगा मैं उसे। है, हमारे हरियाणा में कहते हैं मिलने दे जीजा को, बताएंगे कि जीजा क्या होता है, उसको समझाएंगे। इट्स मीन जो ससुराल का जो संबंध है, अगर हम अलग अलग देखें तो वो वाइफ के कारण आ रहा है। लेडीज के केस में क्योंकि लाल किताब जीवन साथी को ही शुक्र मानती है। लड़की के लिए शुक्र ही विवाह है, लड़के के लिए भी वो शुक्र विवाह शुक्र है, यानी इनर हैप्पीनेस शुक्र से आ रही। अगर वो अंदर से खुश है तो वो आपके ससुराल के साथ संबंधों को अच्छा करेगी। और दामाद को जो ससुराल आने पर जो दक्षिणा दी जाती है तिलक लगा करके, ये भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपकी वाइफ कितनी खुश है, नहीं तो उसमें भी कमी आ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब वीनस के खराब होने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अब जुपिटर खराब हो गया, जुपिटर के खराब हो जाने से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती, क्योंकि आपके संस्कार जो हैं वो सेकंड हाउस से आते हैं। सेकंड हाउस ही संस्कार की जननी। आपने हिंदी फिल्मों में सुना होगा, पुरानी, आजकल वाली में नहीं, हम संस्कारी बहू लाना चाहते हैं, हम अच्छे खानदान में अपनी लड़की को देंगे, या हम अच्छे खानदान की लड़की को अपनी बहू बनाएंगे। ये अच्छा खानदान क्या है? जब बात आती है खानदान, ये उर्दू का शब्द। खानदान कैसा खाते पीते हैं ये लोग। सेकंड हाउस कैसा कुटुंब है, ये कैसा परिवार है, ये उस सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं। जिन महिलाओं की कुंडली में सेकंड हाउस में पाप ग्रह बैठा होता है, उनके अपने ससुराल वालों से नहीं बनती। पॉइंट समझ रहे क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये ससुराल का कनेक्शन है। सेकंड हाउस ससुराल से कहने कैसा कनेक्शन रहेगा? अब किन की ज्यादा नहीं बनती? अगेन जब जुपिटर एंड वीनस डिस्टर्ब, किसी भी महिला की कुंडली में वीनस और जुपिटर डिस्टर्ब होगा, उतनी ही मात्रा में, यानी उतना ही सीवियर हो जाएगा ससुराल के साथ नेगेटिव सेंस में संबंध। पुरुष का भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा। लड़की को तो उस घर में रहना है, उस परिवार में रहना है उस। अब कौन सी बहू अच्छी लगेगी? जो मीठा बोलेगी, जिसको अच्छा खाना बनाना आता होगा। जो जो चीजें सेकंड हाउस से आ रही है ना, वो चीजें अगर उस लड़की को आती होगी, वो अच्छे गुण होंगे, तो सारे खानदान की वो आंखों की तारा हो जाएगी। कहेंगे यार ये बहू बहुत अच्छी आई, बहुत स्वीट बोलती, बहुत अच्छा बोलती है। और जो कड़वा बोल दे, हैं, हक और अधिकार की बात करे, मंगल मंगल वाली भाषा का इस्तेमाल करे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो सिंपल है, जुपिटर अगर फेल होगा तो संस्कार फेल होगा, जुपिटर फेल होगा तो भगवान का आशीर्वाद ही फेल होगा, गुरु का आशीर्वाद ही फेल होगा। और प्रैक्टिकली मैं समझाऊं आपको, जिन लोगों का भी जुपिटर डिस्टर्ब होता है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल मानते हैं, उन्हें अपनी नॉलेज का बहुत बड़ा वहम होता है, इसलिए अक्सर वो दूसरों की सुनते नहीं। अच्छा, बाहर वालों की ना सुनो तो चल भी जाए, समस्या ये आती है वो घर में किसी की नहीं सुनते। ये समस्या होती है घर परिवार वालों को, ना वो अपनी पत्नी की सुनता, ना वो अपने बच्चों की सुनता। अब ऐसे आदमी के साथ पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा? हो गया डिस्टर्ब सारा मामला। और सेकंड हाउस अगर डिस्टर्ब है आपका, तो आप कैसे लाइफ को एंजॉय करोगे? और जो व्यक्ति लाइफ को एंजॉय नहीं करता, सिर्फ जीता है, वो मरण दरवाजे तक जल्दी पहुंच जाता है, जल्दी बूढ़ा हो जाता है। क्योंकि शुक्र की धातु जो होती है, वही हमें जवान बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, वही हमारे जीवन में खुशी के हार्मोन्स रिलीज करता है। शुक्र खुशी के हार्मोन्स रिलीज करता है। अगर शुक्र अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी जो है ना खुशी के हार्मोन रिलीज करती है। शुक्र डिस्टर्ब है, वो रिलीज ही नहीं होगा।
भाई क्यों उदास हो? अरे यार देखना ना, अभी भी खबर आ रही है रूस का और यूक्रेन का युद्ध ही चल रहा है। अरे यार तू गुड़गांव में बैठा है भाई, वहां तेरा हो क्या रहा है? कोई धंधा था तेरा? नहीं धंधा तो नहीं था, धंधा तो अपनी दुकान है यही गुड़गांव में। अरे तो तू क्यों परेशान चल रहा है? अब परेशान इसलिए चल रहा है, कुंडली खोलोगे तो उसका शुक्र डिस्टर्ब है। असली बात बताएगा नहीं कि बीवी से भी झगड़ा चल रहा है, बात कहेगा रूस और यूक्रेन की। नहीं नहीं, मोदी को कुछ करना चाहिए अगेन। अरे भाई क्या ही चक्कर में पड़ रहा है तू? काहे की टेंशन पाल रहा है भाई तू? तो जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसकी चिंता कर रहे हैं। जिनका शुक्र डिस्टर्ब होगा श्रीवास्तव साहब, वो वही चिंताएं करते जो उनके हाथ में नहीं। कमाल की बात। इसलिए उनके खुशी के हार्मोन्स रिलीज ना होके बॉडी में से स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज होता रहता दिन भर, और वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं या बूढ़े जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। दोनों में से कोई भी बात है, बूढ़े जैसा व्यवहार या बूढ़ा हो जाना, लगभग लगभग एक ही जैसी बात है। हाँ मनीष जैन साहब। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। सर जैसे अभी आपने बोला कि दूसरा घर 10वें घर का 5वां संबंध है, तो क्या सर हर घर का ऐसे ही 5वां संबंध रहता है? हर भाव से उसका 5वां नंबर का जो भाव रहता है जैन साहब, वो उसके मदद का भाव बनता है और बहुत प्यारा कनेक्शन होता है उनका, हर भाव का। आपका अच्छा, जो हर भाव के क्वेश्चन है ना, साथ है। हर भाव का। बेशक छठे से भी कर लोगे तो 5 तक गिनोगे ना, तो बहुत प्यारा संबंध है। तो सर ये पॉजिटिव संबंध रहता है? हाँ पॉजिटिव होता है, प्योर पॉजिटिव। आप ये समझो वो उसका इश्क है, वो उसका प्रेम है। 10वें का इश्क सेकंड है, 10वें का इश्क सेकंड है। सेकंड। सेकंड। और सेकंड का इश्क कौन है? छठा है। छठा, हाँ। हाँ अब गिनते जाएंगे, अब आगे 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 तो पता चलता जाएगा जी वो सर। थैंक पॉजिटिव और नेगेटिव। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में कहा गया है धनेश यानी धन का मालिक अगर छठे भाव में बैठा हो तो अच्छा है। वो इसीलिए कह रहा है कि धनेश अगर छठे भाव में बैठ जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो अपने से 5वां बैठा है। तो लाल किताब में ऐसा नहीं है कि धनेश वहां बैठे, तो यहाँ धनेश और लग्नेश का कंसेप्ट नहीं है। बट हाँ, हर भाव से 5वां भाव उसे कहा गया है मदद का भाव। 9वें को कहा गया है उसकी बुनियाद, उसकी स्ट्रेंथ वहां पर टिकी हुई है, अपने से 9वें भाव में उसकी स्ट्रेंथ है। और 5वें में उसका प्रेम है, मदद। मदद है। 5वें मदद। कि उस ग्रह को मदद कहां से मिलेगी, उस भाव को मदद कहां से मिलेगी? मदद अपने से 5वें से। वो आगे आप व्याकरण आएगी जब सीखोगे। जी सर, थैंक यू। हाँ मेरा साहब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो लग्न है क्या वो पूर्व दिशा है? क्योंकि हाँ आपने आज यस, बोला था ईस्ट कि डायरेक्शन। जो सेकंड हाउस है वो वायव्य है, तो हाँ उस हिसाब उत्तर से वो पश्चिम। ईशान नहीं होना चाहिए था सर? नहीं नहीं नहीं, वो आगे जी। लाल किताब में थोड़ा दिशाएं थोड़ा अलग है, अच्छा वैदिक से डिफरेंट है। यहाँ पर ईशान 4th हाउस में आएगा। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। 4th हाउस ईशान, वहां पे जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाएगा। अच्छा, वो हम आगे जाकर हाँ पढ़ेंगे हाँ कि क्या हाँ, वो होती है। तीसरे चौथे। अभी क्या है, मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ भाव वाइज, कि एक बार ये चक्कर समझ में आ जाए तो फिर मैं तेजी से दौड़ा दूंगा गाड़ी, है सर ना, एक बार आप ताकि ऐसे ना हो। डायरेक्शन जब सारी बता देंगे तो अच्छा रहेगा, एक बार नोट कर लेंगे हाँ तो नहीं और नहीं इजी हो नहीं नहीं, जाएगा। बिल्कुल साथ साथ नोट करते रहो, इसमें बड़ा ठीक है आनंद आएगा आपको। जी, थैंक यू सो मच। ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर मेरा वीडियो जाके दोबारा सुन लोगे और एक बार नोट्स बना लो, अपने जी हाथ से नोट्स बना। जी। मेरे पास 600 पेज की कम से कम पीपीटी बनी पड़ी हुई है, मैं स्टूडेंट को नहीं देता हूँ, एंड में दूंगा, क्योंकि अभी मैं वो पीपीटी में उलझ जाएंगे। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे फ्लो के साथ चलो, कि जो चीज
मैं देने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसको पकड़ लो, आपको रियल प्रेडिक्शन समझ में आए। देखो ना, हर आदमी भागा फिर रहा है कि प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन की टेक्निक नहीं समझ में आ रही, वो टेक्निक कोई दे नहीं रहा है, हम दे रहे हैं, आप बस पकड़ के बैठे रहो उसको और उसी को अप्लाई कर करके देखो, अप्लाई कर करके देखो, आपको मजा आने लग जाएगा। सिंपल सा, अभी कितना प्यारा सूत्र दिया आज का, पहले भाव का बड़ा प्यारा सूत्र था, जिन जिन लोगों ने अप्लाई करके देखा है वो उस चीज को समझेंगे। और अभी आगे वो जब पकड़ेंगे, जब मैं ग्रह कराऊंगा जी कि गुरु को कैसे देखते हैं, सूरज को कैसे देखते हैं, मंगल को कैसे देखते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, तो उनको ऐसा लगे बिजली की तरह एकदम कौंध गया है दिमाग, अरे एकदम दिमाग ही खुल गया ये तो। 5 साल से घूम रहे थे हम, 10 साल से घूम रहे थे इसी सूत्र के चक्कर में, और वो मिल ही नहीं रहा था। कितनी किताबें पढ़ ली, इतना वीडियो देख लिया, इतना यूट्यूब देख लिया, कुछ नहीं, मिल ही नहीं रहा। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, आप चिंता मत करो, सब चीज इतना बढ़िया होगा, फर्स्ट क्लास। हाँ वाणी जी। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। मम्मी सर, एक आपने, मैं एक्चुअली आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ, आपने वो बोला कि बॉडी का सिग्नल सब व्यक्तियों को नहीं समझ में आता। बिल्कुल सही बात है, 99% बात सही है। हम कह कह के थक जाते हैं कि अपनी बॉडी की आवाज सुनो, तो वो ही आपको बताएगा कि आपकी दवाई कौन सी ठीक है, आपको कौन सा खान पान की जरूरत है। वो आपका अंतरात्मा सब आपको बताता है, जो डॉक्टर हम नहीं बता सकते। तो आप यस, इसके लिए क्या, आप इसके लिए क्या चंद्रमा रिकमेंड करेंगे या गुरु और नहीं, शुक्र रिकमेंड करेंगे? गुरु और शुक्र, ये सिग्नल जो है ये बिगड़ता उन्हीं का है जिनका गुरु शुक्र बिगड़ जाता है। आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, हमारा शरीर सप्त धातुओं से मिलकर के बना है, और उसमें से जो सबसे जो जरूरी हमारी, जरूरी तो सारी चीजें हैं, सारी गड़बड़ी पैदा होती है शुक्र धातु से। जब शुक्र धातु इम्प्योर होना शुरू होती है तो वो शुक्र धातु की इम्प्योरिटी सारी बाकी की 6 धातुओं में भी जाती है, और वहीं से फिर बॉडी के अंदर पूरा सारा बीमारी का सिस्टम फैलता है। सिग्नल हमें मिलता है जीभ से, सिग्नल मिलता है हमें आंखों से, सिग्नल मिलता है हमें नाक से, सिग्नल मिलता है हमारे नाखूनों से, हमारे हाथ से, हमारी स्किन से, हर चीज हमें सिग्नल देती है। अगर हमें नींद नहीं आ रही है तो वो भी किसी चीज बीमारी का सिग्नल है, पर हम लगते हैं कि नहीं यार, इट्स नॉर्मल लाइफ, हम 11 बजे सोते हैं, इट्स नॉट ए नॉर्मल लाइफ, एबनॉर्मल हो चुके हो आप। जब सूरज छिप रहा है, आप मैक्सिमम अगर आपका मेट्रो सिटीज में हो तो 10 बजे आप सोने का प्रयास करना शुरू कर दो। हम सोना भी भूल गए हैं, बड़े बड़े लोगों को सोना नहीं आ रहा है कि नींद कैसे आएगी अच्छी सी है। और जो लोग 7 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, 9 घंटे सो रहे हैं, जो जितना ज्यादा घंटे सो रहा है 9 घंटे तक है, जो उतना ही बढ़िया उतना ही नॉर्मल हो, बीमार है। उतना ही मच बेटर हो। नींद भी अपने आप में बीमारी की जड़ है। जब बिना नींद के ढंग से नींद नहीं आएगी ना, तो सुबह सुबह गाली गलौज करोगे ही करोगे, गुस्सा आएगा ही आएगा। गुस्से के पीछे 2 चीजें बहुत हद तक जिम्मेदार होती है, एक आपका भोजन और एक आपकी नींद। हमारे पास बहुत केस आते हैं जी, ये आदमी गुस्सा बहुत करता है, ये बच्चा गुस्सा बहुत करता है, ये बच्चा जी चिड़चिड़ाता बहुत है, गाली गलौज, गाली गलौज। तो ये जो चीज जो है, ये 2 ही चीजों से आ रही है। हमारा भोजन कैसा खा रहे हो, उसकी डाइट चेंज कर दो, 45 डेज के लिए उसकी डाइट चेंज कर दो, शुद्ध सात्विक भोजन देना शुरू कर दो उसको, और नींद ढंग से सुलाओ उसको। चाहे जैसे मर्जी सुलाओ, चाहे कोई अच्छी सी दवा दे के सुलाओ, पर उसको 7 घंटे 8 घंटे सोने को दो। आप हैरान हो जाओगे, गुस्सा खत्म। इसीलिए तो जो लोग पे जाते हैं, वो मेडिटेशन सेंटर में जाने के बाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी अब गुस्सा नहीं आ रहा, अब झगड़ा नहीं हो रहा है, हमारे रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। अरे रिलेशन तो इंप्रूव अपने आप होंगे जब तुम झगड़े वाली बात ही नहीं करोगे, हैं? झगड़े वाली जब बात ही नहीं करोगे तो ऐसा होगा ना, फिर तो रिलेशन इंप्रूव होगा ही होगा। हम झगड़ा करते हैं कई बार अननोइंगली, बिना किसी रीजन के,
बिना किसी टॉपिक के, और हम मीठा बोलना छोड़ दिया हमने। हमें लगता है कि कड़वा बोलने से सामने वाले को हम सुधारेंगे। भाई हमने कौन सा ठेका ले रखा है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ठेका नहीं लेता तो तुम क्यों ठेकेदार बने फिरते हो सबको सुधारने का? तो हमें इन सब चीजों को समझना चाहिए। तो वाणी जी, जो ऐसा है, आयुर्वेद और ज्योतिष आपस में गुथे पड़े हैं, हाँ सर। है ना। मेरा एक हाँ। कोर्स है जो ऐप में अवेलेबल है, आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी। मैंने उसमें आयुर्वेद के बारे में ज्योतिष के माध्यम से समझाया है कि बीमारियां कैसे आती हैं और कौन से ग्रह से वात, कफ और पित्त, ये केवल कुंडली देख करके कैसे पता करें, बिना उस व्यक्ति की नस नाड़ी देखे हुए, हाँ जी। ग्रहों के द्वारा कैसे देखें। तो बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, खैर पर बहुत बड़ा है तो उसको साथ जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सर आपने बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है कि जल्दी से वो आ जाता है, मतलब हाँ बहुत जल्दी आपने कि कफ वात पित्त को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हमें समझने में बहुत आसान हो रहा है उसको। हाँ, वो तो काम किया, तो आसान बनाने का तो काम किया है, हाँ उसमें सर। तो कोई दो राय नहीं। हाँ प्रिया। नमस्कार गुरुजी। यदि नमस्कार। सेकंड भाव खाली हो तो? तो कोई बात नहीं, वीनस एंड जुपिटर को देखो। विनस एंड जुपिटर की स्थिति के अनुसार क्या मतलब? वीनस एंड जुपिटर डिसाइड करेंगे कि सेकंड हाउस की कौन कौन सी चीजें आपको इस जीवन में अच्छी तरह से मिलेंगी। अगर गुरु अच्छा है तो जीवन में फिर धन दौलत, अच्छा परिवार, अच्छे संस्कार, ये सब जी। मिलेंगे आपको। अच्छा, ओके। सब कुछ मिलेगा। शुक्र अगर अच्छा है तो यू विल एंजॉय डेफिनेटली, सेकंड भाव की हर चीज को एंजॉय करोगे। अब सेकंड भाव को एंजॉय कैसे किया जाता है? आप बहुत अच्छे से अच्छा खाना खाओगे जी। और अच्छे तरीके से खाओगे। 5 स्टार होटल में खाना खाने में और अपने सिंपल घर में खाना खाने में क्या अंतर है? तो आप कहेंगे जी देखो ऐसा है, उस जगह पर जो बैठ के खाया जाता है ना, तो वहां की सुंदरता, वहां की क्लीनिनेस, वो हमारे घर से बेटर है, ये इंसान कहेगा। और वो इसी बात का ही पैसा लेते हैं। वो एक प्लेट का 3,000 रुपये ले लेंगे आपसे, घर में वही प्लेट आपको 300 रुपये में मिल जाएगी। जी। और जो 5 स्टार में होटल में बैठ के खाना खा रहे हो वही शुक्र है आपका। यानी कि आपका शुक्र अगर अच्छा है तो आपको घर में भी 5 स्टार की तरह ही ट्रीटमेंट मिले। जैसे वहां पर पूछते हैं ना, सर क्या लेना पसंद करेंगे, और आप बताते हैं, और जो बनाने वाला है खाना जी। वो एक्सपर्ट होगा। जब आपका शुक्र अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपके घर में भी कोई एक एक्सपर्ट होगा फूड का, जो जानता है कि न्यूट्रिशियस फूड कैसे बनाना है, जो हार्म ना करे खाना वो कैसे तैयार करना, जो किसी बीमारी को पैदा ना करे उस खाने को कैसे बनाना है, जो हीलिंग फूड कैसे दे बनाना है, वो जानता जी। हो। और अगर वो अगर हम शुक्र खुद ही गड़बड़ा गया तो आपके घर में एक आदमी ऐसा है जो जानता है कि परांठे कैसे बनाने है ना, और घी डाल डाल के, हाँ वो जानता है अच्छी तरह, है ना, और मैगी कैसे तैयार होती है 2 मिनट में, वो जानता है। ये शुक्र की गड़बड़ी है। शुक्र अगर की वो अच्छाई ये नहीं है कि मैगी आपके घर में अवेलेबल है। जी। शुक्र की गड़बड़ी ये है कि आपके घर में सबको मैगी बनानी आती है। ये शुक्र की गड़बड़ी जी। है। अब मैगी वाले परेशान हो जाएंगे, नहीं नहीं खाओ खाओ, मुझे क्या लेना है। अगर वो न्यूट्रिशन खाना बनाने वाला बंदा खुद ही हो जिसकी कुंडली है तो तब वो भी तो शुक्र ठीक है। अच्छा? हाँ नहीं, वैसे भी जिनका शुक्र अच्छा होता है वो बहुत चूजी होते हैं, जी। बहुत चूजी होते हैं। जी। उनको बड़े पर्टिकुलर होते हैं खाना खाने में, बहुत हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। जी। अगर उनको जिसको कहते हैं ना अंकुरित फूड, जी। अगर उन्हें अपना अंकुरित फूड खाना है तो वो अंकुरित खुद उठेंगे, बनाएंगे, करेंगे, अंकुरन करेंगे, वो पूरा ध्यान रखेंगे। और अगर उनको लगा कि ये फूड बहुत अच्छा नहीं है तो वो खाना नहीं खाएंगे, वो उपवास पे जी। चले जाएंगे। बट वो ये नहीं कि कचौड़ी आ रही है, पकौड़ी आ रही है, मट्ठी आ रही है समेट लो, भुजिया आ रही है खा लो,
फिर वो वाला चक्कर नहीं है जी, खाली बैठे चाय बना लो, वो चक्कर नहीं। फिर वो चाय भी पियेंगे तो वो कहेंगे सबसे महंगी चाय कौन सी है मार्केट, 10,000 रुपए किलो वाली या 20,000 रुपए किलो वाली। शुक्र का मतलब समझो आप, शुक्र इज अ ब्रांड, शुक्र इज द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी इन योर सिटी, बेस्ट क्वालिटी इन योर टाउन, बेस्ट क्वालिटी इन योर स्टेट, बेस्ट क्वालिटी इन योर कंट्री। जितना शुक्र ऊपर होता चला जाएगा वो बेस्ट बेस्ट की डिमांड करे। फिर किसी ने कहा कि वो 20,000 रुपए किलो की चाय मिलती है और ग्रीन टी है, वो ले, वो ही मंगाएगा। कोई वहां की काली चाय 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, वो नहीं, हाथ टच ही नहीं करेगा, आप उसे नहीं पिला सकते उसे। वो कहेगा जब मैं एक 100 ग्राम मंगाऊं वो मुझे मंजूर है, पर मुझे 300 रुपए किलो वाली मंजूर नहीं। जी ये है वीनस। तो वीनस आपका जितना अच्छा चला होगा तो सेकंड हाउस से फिर जो जो चीजें आएंगी वो सभी चीजें आपको आनंद देंगी, और यू विल चूज द योर बेस्ट, यू विल चूज योर बेस्ट फूड, यू विल चूज योर बेस्ट वॉइस, यू विल चूज योर बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। जी, थैंक यू सर। हाँ राहुल। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन था, मैंने एक आपका वीडियो देखा था, उसमें सूर्य और बुध जैसे सेकंड हाउस में हो तो चंद्रमा सर बन जाते हैं, तो ये वो मसनूई का कंसेप्ट वो बाद में बात करेंगे ना, अभी नहीं, अभी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक ठीक। लीमा जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम प्रणाम। आपकी व्याख्या बहुत अद्भुत है। इतने वीडियो आज तक मैंने देखे पर मुझे आज तक जो समझ आया आपकी इसमें 6 क्लासों में, वो तो अद्भुत है। यही तो हम कहते हैं क्लास अटेंड करो। लोग जो है यूट्यूब पर बैठे रहते हैं। पर मैं आपको फेस नहीं दिखा पाती क्योंकि मेरा फोन इस तरह नहीं रखा होता कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सुनीता जी, कोई बात। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि जब आपने कहा कि दूसरा घर खाली हो तो गुरु और शुक्र को देखेंगे, जी तो गुरु और शुक्र की भी ताकत उसमें देखेंगे कि पहले गुरु कैसा है और फिर शुक्र कैसा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी वही फार्मूला लगेगा जो गुरु। हाँ, जो गुरु में आपने मेरे वीडियो देख रखे हैं उसमें वही फार्मूला लगेगा, पर बाकी मैं सिस्टमेटिक वे से इस क्लास में भी कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा। देखिए, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जब भी मैं कोई नया सेशन लेता हूं, अपने ही पढ़ाए हुए टॉपिक को हाउ टू इम्प्रूव, इम्प्रूव कैसे करूं, क्या मुझे नया अनुभव हुआ है, अगर नया अनुभव हुआ है तो मैं उसमें जरूर जोड़ता हूँ, या मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि मैं इस तरीके से और सिखा सकता हूं तो मैं वो भी करता हूँ। हाँ संदीप जी। संदीप नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था, वैसे तो आप बाद में बताएंगे, अभी आपने बताया नहीं है, कि गुरु और शुक्र अगर साथ ही बैठ जाएं दोनों, और सेकंड हाउस खाली हो और जी जी। सेवेंथ हाउस में बैठ जाएं, तो सेवेंथ हाउस हाँ में तो शुक्र का अपना घर है, हाँ जी। बट गुरु शायद वहां पीड़ित हो जाता है गुरुजी। नहीं नहीं, ना गुरु पीड़ित होता ना शुक्र पीड़ित होता, दोनों मिलकर के सप्तम भाव को पीड़ित कर देते हैं। ओके ओके। सेवंथ हाउस से जो चीजें होती हैं वहां पे डिस्टरबेंस हो जाती है, ना तो गुरु पीड़ित होता ना शुक्र पीड़ित होता। तो फिर सेकंड हाउस के रिजल्ट में सर फिर कमी आ जाती है या? हाँ, कमी कमी आती है, उसके पीछे का मैं रीजन आपको बताऊंगा। क्योंकि गुरु और शुक्र जो साथ बैठ जाते हैं ना, ये आपस में फाइट नहीं करते, अंदरूनी रूप से एक दूसरे से शत्रुता पूरी निभाते हैं। राइट। मतलब ये वो आदमी, वो उस तरह की मित्रता है कि राहुल गांधी और मोदी जी एक कमरे में बैठ जाएं तो क्या होगा, वो कहेगा और राहुल क्या हाल है, वो कहेंगे मोदी जी बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी गवर्नमेंट चला रहे हो, कहेंगे राहुल तुम भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बड़ी अच्छी यात्रा कर रहे हो, है ना। तो बस वो ऐसा है, और जैसे ही कमरे से बाहर निकालोगे फिर वो बताएंगे हाँ तू 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 मैं। तो ऐसा ही गुरु शुक्र का हाल है। जब ये एक साथ बैठते हैं तो आपस में झगड़ा नहीं करते, आपस में झगड़ा करने का मतलब मैं बता दूं, डायरेक्ट फाइट नहीं करते। तो ये अपने मित्र ग्रहों के द्वारा, यानी गुरु अपने मित्र ग्रहों के द्वारा शुक्र को डेंट मारने की कोशिश करता है,
शुक्र अपने मित्र ग्रहों के द्वारा गुरु को डेंट मारने की कोशिश करता है। तो पर दोनों मिलकर क्या करते हैं? दोनों मिलकर के सप्तम भाव का कबाड़ा। ओके। सप्तम भाव हमारे यूरिनरी प्रॉब्लम्स का है। सप्तम भाव से हमें यूरिनरी प्रॉब्लम यानी डायबिटीज, मोटापा, डाइजेशन से रिलेटेड तकलीफें, सप्तम भाव में गुरु शुक्र अगर साथ बैठ जाएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की समस्या और हमें हार्मोनल लेवल की समस्या, कई तरह की तकलीफें हो जाती हैं। कभी कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की भी समस्या हो जाती ओके। है। हाँ, सिड्स नाम लिखा हुआ है, ये मैं नाम नहीं समझ पाया इसमें। प्रणाम गुरु थैंक यू जी। गुरु जी। नाम प्रणाम। नाम मेरा नाम सिद्धार्थ है, वो हाँ सिद्धार्थ। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। पूरा नाम क्या है सिद्धार्थ जी आपका? गुरु जी, मेरा नाम सिद्धार्थ एस नैयर है। अच्छा अच्छा, ठीक है नैयर साहब, बताइए। अच्छा, गुरु जी मेरा सवाल था, एक तो पहले तो ये कि मेरा चंद्रमा दूसरे भाव में है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, आपका प्रश्न था, आपने एक स्टेटमेंट बोला था कि 10वें से 5वां पड़ता है दूसरा घर। जी। तो क्या उसी तरह से हम दूसरे से छठा घर भी देखेंगे हाँ जी, जो हाँ जी, 5वां पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अभी देखना दुगना कुछ नहीं है, वो तो मैंने जस्ट एक रेफरेंस बताया था सक्सेस के लिए कि सेकंड हाउस अच्छा अच्छा को, भाई सेकंड हाउस के मतलब सक्सेस का सूत्र सेकंड हाउस में छिपा हुआ है। आप जीवन में सफल हैं तो कैसे ठीक है। बताएंगे जीवन में सफल है? जैसे जैसे इंसान का स्टेटस बढ़ता है तो उसका डाइट, आपने देखा होगा उसका खान पान में सुधार आता चला। भाई एक सिंपल सी बात है, जी जब हम बहुत ज्यादा जेब में पैसा नहीं होता तो हम ये परवाह नहीं करते ये खाना रेहड़ी के ऊपर मिल रहा है या पटरी पे मिल रहा है। जब जेब में पैसा नहीं होता तो जी हमें वो जी जी रेहड़ी वाला पटरी वाला बहुत जी अच्छा खाना समझ में आता है, क्योंकि वो हमारी कोस्ट में होता है, हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है। जैसे ही दो पैसा जब करेक्ट। जेब में आता है तो हम सीधा रेस्टोरेंट में भाग जाते हैं। फिर और पैसा आता है तो हम बेस्ट जी रेस्टोरेंट ढूंढने लग जाते हैं शहर का। और जब वो और भी पैसा आता है तो फिर हम कहते हैं अब इन जी जी रेस्टोरेंट में जी भी नहीं खाना खाना, हमने अब बढ़िया होटल देखना है। और फिर और पैसा बढ़ता है तो हम 5 स्टार के खाने की तरफ भागते हैं। फिर 5 और पैसा स्टार। बढ़ता है तो फिर 5 स्टार वालों को कहते जी हैं ये खाना हमारे घर में पहुंचाओ, अब हम तुम्हारे यहाँ खाने नहीं आएंगे, खाना घर में पहुंचाओ। तो आप देखिए आपकी जी सफलता के साथ साथ क्या चीज बढ़ रही है? आपका खान पान अच्छा हो रहा है। और क्या अच्छा हो रहा है? आपकी जबान साफ होनी शुरू हो जी जाएगी, क्योंकि आप बड़े अच्छे अच्छे लोगों में बैठना शुरू कर देंगे। अब आप गाली गलौज करके नहीं बोलेंगे, जी सर गाली गलौज करके नहीं बोलेंगे जी कि आप जी। कहना शुरू कर देंगे। हम्म, तो ये चीजें हाँ, कहाँ से आ रही हैं? मैंने ये सर एक्सपीरियंस किया है, मतलब जी 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 जी। ये। हाँ हाँ। पॉइंट सर, तो वो मैंने उस पॉइंट से समझाने का प्रयास किया। तो जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हाँ गुरु जी। रेणु जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। जैसे गुरु शुक्र और शनि अगर सेकंड हाउस में बैठ जाएंगे सर साथ में, तो हाँ तो आप देखो अब क्या होगा। सर गुरु शुक्र का तो वो घर ही है। हाँ अभी आगे बताऊंगा और कि क्या होगा, जी ये चीज मैं जी आपको बता दूंगा। अभी है ना 3 ग्रह हैं, फिर लोग सब वो हो जाएंगे। जी जी। चंद्रशेखर जी। सर सादर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर आपके हर एक क्लासेस में नए नए सूत्र ही मिलते हैं सर, कितनी बार भी देख लो। जी जी। सर अब एक बड़ा चैलेंज है कि हम डिविजनल चार्ट्स करा रहे हैं, और डिविजनल चार्ट जो है हमारे 19 तारीख से शुरू हो रहा है कोर्स। तो उस डिविजनल चार्ट्स को ये हमारे वैदिक ज्योतिष में बड़े टफ माने जाते हैं। अब बिल्कुल चैलेंज सर। ये है कि मुझे उसे आसान बनाना है सर तो उसको कैसे इसीलिए तो करना है वो चीज है। इसीलिए चलिए। आ रहे हैं सर। सर मैंने आज आपके क्लास में सर कोई आउट ऑफ द टॉपिक नहीं पूछूंगा, बट आपके क्लास में जो नए सूत्र मिले उसी से रिलेटेड मेरे 3 पॉइंट्स नोट किए सर एक में सर। सर हाँ सबसे पहले सर, सेकंड हाउस डज इट अफेक्ट स्लीप? ये नींद को भी अफेक्ट करता है? सेकंड हाउस डायरेक्टली नींद को इफेक्ट नहीं करता, है ना? इनडायरेक्टली करता है।
इनडायरेक्टली 12 से कैसे 2 करता बजे। है, जैसे मान लीजिए आप छोले चावल खा के पड़ गए, रात के समय खा लिए और वो गैस बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, नींद कैसे आएगी? तो इनडायरेक्ट है ना, खान 12 पान जो आपका सेकंड है। अब हाँ मान लीजिए करेक्ट। आपने खाना, बहुत अच्छा खाना खाया, शाम के 6 बजे 7 बजे खाना खा लिया, अब आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो नींद बहुत अच्छी आएगी। तो नींद के पीछे खान पान कहीं हद तक जिम्मेवार है, अंडरस्टूड। क्योंकि एंजाइटी जो होती है ना, एंजाइटी भी क्रिएट, एंजाइटी हम कहते हैं एंजाइटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंजाइटी आज के समय में ना। और ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं तो बहुत खाली खाली ब्लड टेस्ट करा लो, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। फिर ब्लड टेस्ट करा लिया तो अब रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है, अरे बाप रे 6 बज गए अब तक रिपोर्ट वाले ने रिपोर्ट क्यों नहीं दी है, फिर उसके पीछे पड़ गए, फिर रिपोर्ट आ गई, अब डॉक्टर के पास भी भागो भाई, डॉक्टर कह रहा है परसों आना है, तो फिर मैं कल क्या करूंगा, कल कहाँ जाऊंगा, अच्छा दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो। तो एंजाइटी, ये जो है अच्छा ना एंजाइटी, एंजाइटी, जिसे हम एंजाइटी भी सेकंड हाउस, ओके वो फूड अलग। इसके पीछे जिम्मेवार है चंद्रशेखर जी। अच्छा फूड मेन, अच्छा फूड फूड मेन, है, फूड 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 एंजाइटी से बहुत बड़ा फूड रिलेशन है व्हाट यू इसका। थिंक, देखो हमारे पास, हम व्हाट कह रहे यू अरे यार इस आदमी तो पेशेंस बहुत है यार, ये तो पेशेंस ही नहीं रखता यार, ये धैर्य नहीं रखता है यार, इसमें धैर्य नहीं है इसमें, है ना। तो बिल्कुल एंजाइटी सर। के शिकार ज्योतिष पढ़ने वाले भी बहुत ज्यादा एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, है ना, बहुत सर उन्हें इमीडिएट दूसरा, इमीडिएट चाहिए। सर दूसरा क्लास में ये जो आपने बताया सर, सर इस घर में सर बैठे हुए, मैं यूटी पे डिस्कस नहीं करूंगा, बट सर इस घर में बैठे हुए क्या, सोच लीजिए 3-4 ग्रह बैठे हुए, क्या ये हर एक ग्रह इंडिपेंडेंटली असर देंगे जैसे नहीं जी, बाकी नहीं नहीं सारे? नहीं 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 चंद्रशेखर जी, ये ग्रह बड़े स्मार्ट होते हैं। हम्म। ये जहां पर भी दो या दो से अधिक इकट्ठे होते हैं, ये कहते हैं पहले टॉस कर लो, हु इज द बॉस। अच्छा इवन इन सेकंड हाउस सर, ये शुक्र और कोई गुरु सा, इसको कंट्रोल नहीं कर? किसी भी भाव में चले जाए, ठीक है सर। दो अच्छा से सर ज्यादा तीसरा ग्रह वाला इकट्ठे सर, होते ही ये कहते हैं हु इज द बॉस, फर्स्ट डिसाइडेड। अंडरस्टूड। और जो बॉस बनेगा उसी के अनुसार सारे चलेंगे। तो 3 ग्रह बैठे हैं, 4 ग्रह बैठे, जब भी तो अभी रेणु जी ने पूछा तो मैंने 3 का जवाब नहीं दिया, हम्म क्योंकि मैं जवाब नहीं समझ दे गया। पाऊंगा, क्योंकि पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा हु इज द बॉस। उससे बॉस करेक्ट, वो सर आपके क्लासेस तो मैं देख ही रहा हूँ सर, पता है, हाँ, आप तो जो बताएंगे ही सर। बॉस, जो सर बॉस होगा वो चलाएगा उस हाउस को। वो डाउट आ गया था सर, इसलिए मैंने पूछ लिया सर। हाँ तीसरा सर लास्ट पॉइंट वाइज सर, हाँ देखिए सर आपने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, मेरे लाइव मैंने देखा है सर, राहु सेकंड, मैंने 5 लोगों का देखा है, पांचों का अलग है, एंड बेस्ट एग्जांपल तो सलमान खान ही है, बट बाकी सारे भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, सबके अलग अलग है, बहुत नेक विचार है। अब सर मेरा एक प्रश्न है सर आपसे, सर देखिए सर राहु सेकंड में जब रहता है तो वो ये दोनों गुरु और शुक्र दोनों को डेंट मारता है, दोनों का शत्रु है सर, राइट सर? ये गुरु को डेंट अब मारता है, शुक्र को नहीं सर चंद्रशेखर साहब ऐसा लाल, है, हमें मैं उस समझाता हूँ, ये गुरु को डेंट मार देता शुक्र का भी तो दुश्मन ही हुआ ना सर है। लाल वो किताब आगे के आगे, अनुसार? हाँ नहीं, दुश्मन हुआ है, दुश्मन हुआ है, वो मैं बताऊंगा, सबसे बड़ा डेंट ये गुरु को मारता अच्छा गुरु को तो मारेगा ही सर, पक्के है, घर में मारेगा ही तो वो मारेगा। कंसेप्ट हाँ, जो वो तो है। शुक्र का डेंट है वो बहुत हल्का डेंट होता है। श्री श्राप आप, अच्छा चलिए सर वो कंसेप्ट आप बाद में क्लियर करना हाँ, सर। वो बाद बट में सर, करूंगा। बट सर अगर ये डेंट मार रहा है, समझ लीजिए सर राहु से मैं आ रहा हूँ सर, राहु है सेकेंड हाउस में, डेंट मार रहा है, तो सर गुरु और शुक्र किसी भी घर में बैठे हों या फिर अच्छे घर में बैठ जाए, तो रिजल्ट किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं राहु को? मतलब मेरा ये प्रश्न आपसे है, बहुत क्योंकि अच्छा, आपने बहुत राहु बहुत का, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है चंद्रशेखर जी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे कि गुरु जब भी अच्छे भाव में, अब अच्छे भाव में मान लीजिए, मैं एक्सट्रीम ले लेते हैं, एक्सट्रीम हो गया कि चौथे भाव में बैठ गया। अब इसका एक नियम आता है कि अगर गुरु को कहीं से अपने साथी ग्रह से मदद मिल जाए, उसमें से खास करके मंगल की मदद मिल जाए गुरु को, या चंद्रमा की मदद मिल जाए गुरु को, तो यहां पर क्या हुआ, पहला तो नियम ये बन गया कि राहु जब भी सेकंड में आएगा तो गुरु को डेंट लग जाएगा। चौथे में बेशक बैठा है, उच्च का है, तो नियम ये बताता है कि ये उच्च के परिणाम नहीं देगा उच्च के समान। भाई लग रहा है चौथे में बैठा हुआ उच्च का, वो उच्च का रिजल्ट नहीं आएगा। पर यहाँ पे एक आगे नियम बनता है कि अगर गुरु की बुनियाद में चंद्र बैठ जाए या मंगल बैठ जाए
तो उसको वहां से ताकत मिल जाती है और वो राहु को भी कंट्रोल कर जाता है। पॉइंट समझे? मतलब 12वां घर हो गया सर, बुनियाद। हाँ, 12वां घर हो गया बुनियाद, चौथे में अगर बैठा है तो। अगर 12वें घर में यहाँ पर मंगल बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए, यानी कि गुरु की बुनियाद में मंगल या चंद्र बैठ जाएगा, तो फिर वो राहु को कंट्रोल कर लेंगे बड़े आराम से। और शुक्र कंट्रोल कर सकता है क्या राहु को सर, नहीं अगर ऐसी सिचुएशन? नहीं 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 नहीं, शुक्र में ताकत नहीं, शुक्र में ताकत शुक्र में ताकत नहीं होती। नहीं। फिर राहु को कंट्रोल करने वाली पावर जो होती है बुध के पास होती है या फिर बुध के पास होती है। बुध के पास या चंद्रमा के पास होती है, तो वो वैसे नहीं कर सकता। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या करते हैं, अगर गुरु को इस तरीके से बुनियाद में कोई उसका बढ़िया ग्रह मिल जाता है, तो वो लोग कभी भी कोई गलत खान पान कर भी लेते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन या प्योर वीगन बन जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस हैपन, चेंज कर सकते हैं वो अपने आप को, पीड़ा से वो वापस अच्छे गुरु तत्व पे ला सकते हैं। तो बुनियाद से वो चंद्रमा बिल्कुल जैसे मंगल बढ़ गए। कभी किसी समय में गुटखा खाएंगे, 6 महीने साल भर करेंगे, फिर छोड़ेंगे, और ऐसा छोड़ेंगे, पर वो छोड़ेंगे जब गुरु उनको बताएगा, कोई उनको गुरु मिलेगा उनकी लाइफ में। जब तक नहीं होगा, हाँ, जिसका वो रेस्पेक्ट करेंगे, अगर उनको जिसको गुरु मानेंगे या मतलब जिसको आप फॉलो करेंगे, वो अगर उसने कह दिया कि बेटा ये गुटखा नहीं खाना, तो वो छोड़ जाएगा, उसी समय छोड़ जाएगा, और फिर वो नहीं करेगा। मतलब आपके पास कोई क्लाइंट आया और जिसके बुनियाद में आप समझ सकते हो कि मैं इसको सुधारने की कोशिश करूं तो ये सुधर सकता है इस पोजीशन से, बहुत लोग वरना फिर ऊपर। हाँ, चंद्रशेखर जी, ये मान लो कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे परिणाम, और सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम मुझे मिलते हैं क्लास में, हमारे स्टूडेंट्स में। हमारे स्टूडेंट्स लगभग लगभग आधा कोर्स होने पर ये कहते हैं कि हमने ये सुधार कर लिया, वो सुधार कर लिया, इतने सारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। देखो, हमारी क्लास के अंदर लोगों की मैरिज इंप्रूव होती है, रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं, संतान से के प्रति जो झगड़े होते हैं वो काफी इंप्रूव हो जाते हैं, लोगों का खान पान सुधर जाता है, लोगों का रहन सहन सुधर जाता है, लोगों को जीने का एक तरीका एक नया मिलने लग जाता है। तो ये तो मैंने अनुभव किया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स जो मुझे फीडबैक देते हैं उसके आधार पर बता। आपका सर गुरु का वीडियो ने सर मेरे 15 साल के रिसर्च को मतलब ना मैं को रियली क्लैरिफाइड इट। बहुत धन्यवाद सर। मैं समझ ही नहीं पाया था कि गुरु अच्छा है बुरा है, तो वैदिक से वो विपरीत, मतलब बहुत कंफ्यूजन था। तो आपने जो लाल किताब वाला सूत्र बताया, वैदिक में भी क्लैरिटी है, मैं आप लोगों को कह दूं, वैदिक में ऐसा नहीं है, पर समस्या ये कि वैदिक में लोग D1 के अलावा सोचते नहीं है, और वैदिक का कंसेप्ट जो है फिर वो डिविजनल चार्ट्स के अंदर है, डिविजनल में आता है। करेक्ट, वो बहुत वास्ट है सर, लाल किताब में बहुत वास्ट है। अब मान लीजिए आपको देखना है वैदिक ज्योतिष में एजुकेशन देखनी है, हाउ टू चूज द सब्जेक्ट, कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अब हम D1 में देख रहे हैं, कैसे पता चलेगा? जिसको D24 चार्ट नहीं आएगा बता ही नहीं सकता किस एजुकेशन में, किस शिक्षा में, किस ज्ञान में आप बहुत अच्छा करने वाले, वो D24 चार्ट में छिपा हुआ है, वो D1 में है नहीं। सर है आपके तो क्लियर डिविजनल नहीं है। चार्ट, सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके डिविजनल चार्ट का जो कोर्स आप ले रहे हो, अब सर कोई लाल किताब कर रहा है वो कैसे, मतलब आप इस तरीके से कीजिएगा सर कि स्टूडेंट जो कर रहे हैं, हमारे मतलब इस कोर्स में बहुत सारे लोग हैं इसी कोर्स में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। हाँ इसलिए पूछा मैं, हाँ नहीं वही नहीं टाइमिंग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पर बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी ज्योतिष की, वो उसके बगैर मत आना मेरी क्लास में, वो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा वो फिर एडवांस भी है। पढ़ाऊंगा मैं बहुत आसान, जैसे लाल किताब आप पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे ही डिजिटल चार्ट चलेगा, मतलब चार्ट तो वो ऐसे ही चलेगा इतने आसान तरीके से। हाँ, पर जो दिमागी लोग हैं किताब से चिपक जाएंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी तो बढ़िया चलेगा। और हम बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं इसके अंदर, हम बहुत कम स्टूडेंट्स में ले रहा हूँ इसमें, बहुत सिलेक्टेड हम लोग लेने हैं, तो ज्यादा हम लेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, आपके सूत्र सर बहुत क्लैरिटी देते सर, इसमें कोई बात नहीं, आपके वर्ड भी। और वैसे मैं बताऊं, मैं ये डिविजनल चार्ट सारे मैं पढ़ा चुका हूँ,
पर कोई सिस्टमेटिक वे से मैं कोर्स नहीं लेके आया, इसलिए मैं पढ़ा। मेरा आपको D60 पर, D30 पर, D20 पर, D7 पर, D12 पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको YouTube के ऊपर। ऐसा नहीं है, ये तो मैं हर साल पढ़ाता था, पर कोई डिविजनल चार्ट के नाम से, डिविजनल चार्ट के नाम से कोर्स नहीं लेके आया। सर देखिए, महासागर को कोई देखेगा तो हर एक एंगल से अलग दिखेगा, उसको एक समूह बनाना तो सर आप ही कर सकते हो, आप ही ने वो महासागर में। जी। मेरा ये मानना है सर, तो इसलिए क्लासेस अटेंड करना जरूरी है। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाद में मिलते हैं अगली क्लास में। सारे जरूर लिखिए आज का सेशन कैसा रहा। व्हाट्सएप पे ये लिखना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, लिखिए। एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बताइए। गुरु जी, जैसा आपने कहा दूसरे भाव में चंद्रमा बुरा नहीं होता, बुरा नहीं, उच्च का होता है मनीष। हाँ सर, हाँ उच्च का होता है। अगर शुक्र और गुरु दोनों को डेंट लग रहा हो तो भी नहीं, चंद्रमा तो उच्च का हो जाए, चंद्रमा उच्च का हो जाए, क्योंकि उच्च का ग्रह के अलग परिणाम है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुक्र और गुरु अगर डेंटेड हो जाए? चंद्रमा, देखो चंद्रमा उच्च का हो जाएगा तो ये समझो कि एक तो पैसे का मामला ठीक हो जाता है, खान पान में उसके लिए हमेशा जीवन में भोजन अच्छी व्यवस्था मिलेगी उसको, अच्छा कपड़े अच्छा भोजन उसको सदा मिलता है ना। पर हाँ, अगर आप कहते हो कि गुरु और शुक्र डिस्टर्ब है तो कुछ परेशानियां तो मिलेंगी। जी, धन्यवाद। थैंक यू।